इस सच्ची कहानी की शुरुआत एक हस्बैंड और वाइफ की पुस्तक मेले के लिए नॉर्वे के सफर के साथ शुरू होती है। जैसे ही हम अगले शीन की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक बर्फ से ढकी कार को दिखाया जाता है। नाओमी नाम की एक महिला अंदर जागती है और उसे पता चलता है कि उनकी कार अब पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। वह कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फिर नाओमी अपने हस्बैंड मैट को जगाती है और वह भी जल्द ही दरवाजा खोलने में लग जाता है, लेकिन उसकी भी हालत पस्त हो जाती है। फिर भी मैट बर्फ हटाने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से बर्फ से ढके इंजन में अब दम ही नहीं बचा होता है। इससे 8 महीने की प्रेग्नेंट नाओमी घबरा जाती है, जबकि मैट उसे शांत करने का प्रयास करता है। जब मैट पिछला दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो नाओमी का माथा ठनक जाता है और अपने हस्बैंड को ही दोष देना शुरू कर देती है। नाओमी बताती है उन्हें कम से कम 1 या 2 घंटे और चलते रहना चाहिए था ताकि वे अब तक किसी शहर या कस्बा तक पहुंच चुके होते, लेकिन उसके हस्बैंड को तो आराम चाहिए। इस पर बेचारा मैट का तर्क होता है कि आधी रात में बर्फीले तूफान के बीच चलते रहना खतरनाक था। उनका झगड़ा शांत होने के बाद नाओमी हेल्प के लिए अपना पुराना फोन आजमाती है, लेकिन क्योंकि शायद ऊपर वाला आज उनकी परीक्षा ले रहा है इसलिए उन्हें बिल्कुल ही रगड़ रहा है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए उसके फोन की बैटरी 50% पर होती है, जिसका मतलब है कि उन्हें बैटरी बचाने की जरूरत है। मैट उनके ठिकाने का अनुमान लगाने के लिए एक नक्शा निकालता है और अपनी वाइफ को बताता है कि वह घबराए नहीं क्योंकि इस जगह से कोई गाड़ी घोड़ा जरूर गुजरेगा। मैट अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को सहज महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास करता है और बाहर चल रहे तूफान के बीच कुछ चुटकुले सुनाकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि एक आदमी ने उसे रोड साइड किट का एक सेट दिया था जो अभी भी कार में उसके पास है। मैट अपनी कार में चीजों की तलाश करता है और उसे एक कंबल, एक मोमबत्ती और कई अन्य चीजें मिलती हैं। इस बीच बाहर प्रचंड तूफान और भी बदतर हो जाता है। कार के अंदर वापस गर्भवती नाओमी को अब टॉयलेट करने की जरूरत होती है और विकल्पों की कमी के कारण उसे कार के अंदर ही एक तौलिया पर टॉयलेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वे अपनी यात्रा के लिए पैक किया गया खाना निकालते हैं और उसे थोड़ा ही खाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि वे कितने समय तक यहाँ फंसे रहेंगे। भोजन को निपटाने के बाद नाओमी निष्कर्ष निकालती है कि उनके पास अधिकतम 12 दिनों तक चलने वाला खाना ही है। इस पर मैट सुझाव देता है कि उन्हें अपने पास मौजूद चॉकलेट को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन नाओमी गुस्सा होती है क्योंकि उसने अपनी बहन को चॉकलेट देने का वादा किया था। यह देखते हुए कि चीजें पल पल धुंधली होती जा रही हैं, नाओमी अपने हस्बैंड से शीशा तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मैट इसके खिलाफ होता है क्योंकि वे नहीं जानते कि बर्फ ऊपर कितनी मोटी है और इससे कार के अंदर का तापमान और भी कम हो जाएगा। इसलिए मैट चाहता है कि वे कार में ही रहें और अपने पास मौजूद भोजन को कम से कम खाने की कोशिश करें। अब उसकी यह बात नाओमी को नागवार गुजरती है और दोनों बहस करने लगते हैं। खैर आखिर में नाओमी मान जाती है। अब उन्हें कार में फंसे हुए 4 दिन बीत जाते हैं और बाहर का तापमान केवल ठंडा होता जा रहा है। अपने खाने को बचाने के लिए मैट केवल थोड़ा सा खाना खाता है क्योंकि उसके प्रेग्नेंट वाइफ को जाहिर तौर पर उससे अधिक भोजन की जरूरत होती है। अब जब मैट सो रहा होता है तो वह गलती से उनकी पानी की बोतल गिरा देता है। यह देखकर मैट आग बबूला हो जाता है कि उसकी नाओमी बोतल का ढक्कन लगाना भूल गई और वे लगभग फिर से एक और बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन वह खुद को शांत करता है। जब दोनों सो रहे होते हैं तो कार के ऊपर चलते हुए कदमों की आहट से उनकी नींद खुल जाती है। यह सुनते ही दोनों के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन वे मदद के लिए कितना भी चिल्ला ले कोई फायदा नहीं होता है। नाओमी हताश हो जाती है जबकि मैट उसे यह कहकर शांत करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 7वां दिन होता है। 1 सप्ताह तक इस बर्फ से ढकी कार के अंदर फंसे रहने के बाद मैट अब मोमबत्ती के साथ खिड़की के गैप को गर्म करके कार की खिड़की को तोड़ने का प्रयास करता है। नाओमी जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, वह अपने फोन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देती है और गलती से उसका फोन गिर जाता है जिससे फोन की बैटरी भी निकल जाती है। वह अपना फोन वापस उठाती है और शुक्र होता है कि यह अभी भी ठीक से काम कर रहा है। अचानक उसे पता चलता है कि अब उसके फोन में नेटवर्क आ गया है। नाओमी तुरंत अपने फादर को फोन करती है और रोते हुए बताने लगती है कि कैसे वे बर्फ के ढेर के नीचे फंस गए हैं और उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से बैटरी कम होने के कारण फोन जल्द ही बंद हो जाता है। मैट इस बात से थोड़ा परेशान होता है कि नाओमी ने उसे पहले यह क्यों नहीं बताया कि उसके फोन में नेटवर्क आ रहा है। 9वें दिन नाओमी बताती है कि कैसे एक पुस्तक मेले के सफर ने उनकी जिंदगी झंड कर दी है। फिर वह मैट को खाने की याद दिलाती है, हालांकि वह अभी भी अपना अधिकांश खाना अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे के लिए छोड़ देता है। नाओमी मैट से कार की खिड़की तोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मैट फिर भी मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि एक बार
कार खिड़की टूटने के बाद उनके पास रहने की भी कोई जगह नहीं बचेगी। अब 11वां दिन होता है। ऐसा लगता है कि तूफान छंटना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी नाओमी उम्मीद खोना शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड से एक लेटर लिखने के लिए कहती है। मैट थोड़ा चिढ़ जाता है और अब भी आशावादी है कि वे जीवित बच जाएं। कुछ ही समय बाद उन्हें बर्फ साफ करने वाले एक वाहन के गुजरने की आवाज सुनाई देती है। दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं कर पाते और वाहन उनके पास से गुजर जाता है। अब मैट का आशावादी पहलू लड़खड़ा जाता है और वह रोने लगता है। फिर भी इस बार नाओमी उसे शांत करती है। अब दिन होता है 15वां। 2 सप्ताह तक कार के अंदर फंसे रहने के बाद अब कुछ दिन पहले ही उनका पानी खत्म हो जाता है। मैट पानी के लिए बाहर से कुछ बर्फ लेने का प्रयास करता है। भोजन की कमी के कारण उसका शरीर अब कमजोर होता जा रहा है। हालांकि भोजन अभी भी थोड़ा बचा हुआ होता है। रात में नाओमी दर्द की लहर से जाग जाती है। वह अपने कपड़ों की परतें उतार देती है और उखड़ी सांसों के साथ वह सिर पर लगा कपड़ा भी उतार देती है। फिर वह कार की खिड़की को तोड़ने लगती है। इस हंगामा से मैट जाग जाता है और अपनी वाइफ को शांत करने की कोशिश करने लगता है। उसके ऐसा करने के बाद मैट को एहसास होता है कि उसकी वाइफ को कंट्रक्शन हो रहा होता है। मतलब मैट को संदेह होता है कि वह जल्द ही प्रसव पीड़ा से गुजर सकती है। नाओमी डरी हुई लग रही है क्योंकि उनमें से कोई भी डॉक्टर तो है नहीं। फिर भी अपने हस्बैंड की सहायता से नाओमी बच्चे को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करती है। चमत्कारिक ढंग से एक स्वस्थ बच्ची का जन्म होता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि सभी बाधाओं के बावजूद वे बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म देने में सफल रहे। मैट फिर नाल को काटकर उसे एक बॉक्स के अंदर रख देता है। दिन 17 छोटा परिवार किसी तरह शांत दिखाई दे रहा होता है और वे अपनी बच्ची का नाम ओलिविया रखते हैं। 20वें दिन ठंडे तापमान और भोजन की कमी के कारण मैट का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अपनी बच्ची को ठंड से बचाने के लिए मैट अपनी जैकेट उतार देता है और उसका यूज ओलिविया को गर्म करने के लिए किया जाता है। अपनी लगातार कमजोर होती ताकत के साथ वह कार के किनारे बर्फ खोदता रहता है। इससे वह बहुत ज्यादा थक जाता है और ठंडे तापमान के कारण वह हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। वह बिना कोट के ही सो जाता है। अब अगले दिन नाओमी मैट से उसके लिए थोड़ा पानी लाने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। नाओमी को पहले तो लगता है कि वह केवल सो रहा है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसका हस्बैंड नींद में ही मर गया है। उसने अब उस आदमी को खो दिया है जिससे वह प्यार करती थी और बेबी ओलिविया ने एक ऐसे आदमी को खो दिया है जो एक प्यारा फादर होता। अपने हस्बैंड के बिना नाओमी को अब पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही उसका खाना भी पूरी तरह खत्म हो जाता है और जिससे वह हताश हो जाती है। वह अब जीवित रहने के लिए कुछ भी खाने को तैयार होती है। रात में नाओमी को दूर से गुजरती एक कार की आवाज सुनाई देती है। हमेशा की तरह वह इस बार भी कुछ कर नहीं पाती है, जिससे वह केवल परेशान होती है। बच्ची भूख से रोने लगती है और नाओमी उसे दूध पिलाने की कोशिश करती है। हालांकि कोई दूध नहीं निकलता क्योंकि वह भूखी और बीमार हो जाती है। इससे वह और अधिक हताश हो जाती है और वह अपनी ही नाल खाने लगती है। फिर भी शुक्र होता है कि थोड़ा एनर्जी के कारण उसे दूध आने लगता है और वह अपने बच्चे को पिलाती है। उस रात बाद में नाओमी अपने हस्बैंड के शव के पास लेट जाती है और डिप्रेशन और भूख से बाहर आकर खुद से बात करने लगती है। अगली सुबह 24वां दिन होता है। सूरज की रोशनी कार के अंदर तक फैल जाती है और नाओमी पानी की एक बूंद से जाग जाती है। उसे एहसास हुआ कि बर्फ पिघलकर पतली हो गई है। बिना किसी देरी के नाओमी पतली बर्फ को खोदना शुरू कर देती है। इतने लंबे समय तक बर्फ के नीचे फंसे रहने के बाद ऊपर चमचमाते आकाश को देखकर उसे राहत मिलती है। वह तुरंत अपने साथ जो कुछ भी ले जा सकती थी उसे बचा लेती है और अपने बच्चे को एक बैग के अंदर डाल देती है। नाओमी के रवाना होने से पहले वह कड़वे प्यार से अपने हस्बैंड को अलविदा कहती है। फिर वह खाली बर्फीली सड़क पर बिना किसी मंजिल के चलना शुरू कर देती है। अब रास्ते में उसे एक रोड शाइन दिखाई देता है जिससे उसे पता चलता है कि शायद पास में ही बस्ती है। नाओमी अपने बच्चे के साथ घंटों तक चलती रहती है और जब सूरज डूबने वाला होता है तो उसे अपने सामने एक इमारत दिखती है जिसे देखकर वह मुस्कुराने लगती है। इसके बाद फिल्म के आखिर में नाओमी और उसके बच्चे को पास के एक लोकल अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां विशेषज्ञों का मानना होता है कि वे इग्लू प्रभाव के कारण जिंदा रह सके, जिसने उन्हें बाहर के गिरते तापमान से बचाया और जो भी गर्मी उसके शरीर की थी उसे रोक लिया। अब आज भी नाओमी बेहतरीन लेखिका है और वह अपना सारा काम अपने स्वर्गीय हस्बैंड को समर्पित करती है। दोस्तों, आपको फिल्मी फियर का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।